हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ लक्ष्य, वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। इसके बीच में डिफरेंस बता दो। इसके बारे में बता दो, इसके बीच में डिफरेंस बता दो, ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ज़रूर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब पिछली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके एक बार डिफरेंसेस पे ओवरव्यू डाल लेते हैं हम, ठीक है? बट इसमें जितनी चीज़ें हमने पढ़ी पिछले लेक्चर में, उसमें एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी, जो कि अभी मैंने बोली, वो है मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग के कांसेप्ट को समझने से पहले एक बार मैं ये जान लूँ कि थ्रेड क्या होता है, ठीक है? और अब इस थ्रेड को जानने से पहले, इसको डबल क्लिक करने से पहले, मैं जानना चाहूँगा कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जानेंगे तो हमें थ्रेड समझ आएगा। तो अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, जो आप कोड लिखते हो सी प्लस प्लस में, जैसे कि से आपने प्राइम नंबर निकालने का कोड लिखा। अब ये कोड कैसा होता है? आप लिखते हो कोड टेक्स्ट फ़ाइल में, एक टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर आप एक कोड लिखते हो, ठीक है? इसका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी होता है, टेक्स्ट फ़ाइल नहीं होती भैया, ये डॉट सीपीपी होती है। तो होता मतलब वो टेक्स्ट ही है, राइट? एक टेक्स्ट होता है वो, कुछ यूनिकोड स्टैंडर्ड्स में आप एबीसीडी ही लिख रहे होते हो, ठीक है? कुछ कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन ही होता है। अब आपका कंपाइलर क्या करता है? आपका कंपाइलर इस सीपीपी कोड को कंपाइल करता है, ठीक है? उस कंपाइलेशन के बाद एक एग्ज़ीक्यूटेबल बनती है, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटेबल बनती है। अब एग्ज़ीक्यूटेबल जो होती है जिसको मैं जैसे डॉट ईएक्सी फाइल बोलता हूँ विंडोज़ के अंदर, ठीक है? ये एग्ज़ीक्यूटेबल जो होती है ये इसको अगर आप एक टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे तो आप इसको कोड देख नहीं पाओगे। ये कंपाइल्ड कोड होगा। ठीक है? एक बाइट कोड होगा ये एकदम बिट्स बाइट्स की इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर डायरेक्टली। इसको सिर्फ़ ओएस ही रीड कर सकता है। तो जो आपका एग्ज़ीक्यूटेबल कोड होगा, ये प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है? मैक में अलग एग्ज़ीक्यूटेबल होती है, विंडोज़ में अलग होती है, लिनक्स में अलग होती है एंड सो ऑन। तो जब भी आप इसको डबल क्लिक करके किसी भी ईएक्सी को खोलते हो, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा-सा, आप पेंट जो होता है पेंट, आप विंडोज़ के अंदर जो पेंट का प्रोग्राम होता है, आपने उसे जाते हो, आप स्टार्ट में जाके क्लिक करते हो, ठीक है? अब आप अंदर जाके देखोगे तो paint.exe करके फ़ाइल होती है, वो ओपन होती है। जब वो ओपन होती है तो आपको फिर बड़ा-सा GUI दिखता है और आप उसमें ड्रॉ करके कुछ बेकार सी ड्राइंग करते हो। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है? तो आपने exe पे क्लिक किया और एक बड़ी-सी विंडो खुली, ठीक है? टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो आपको एक प्रोसेस नज़र आएगी जिसका नाम होगा एमएस पेंट, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी जो exe फ़ाइल होती है, जब आप उसको डबल क्लिक करते हो, ठीक है? तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एक प्रोसेस में। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है प्रोग्राम अंडर एग्ज़ीक्यूशन। मतलब कि एक प्रोग्राम है, जो आपने कोड करके लिखा है, उसको कंपाइल करा है, ठीक है? उसको जब आप एग्ज़ीक्यूशन में ले आते हो, एग्ज़ीक्यूशन में ले आने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको जब मेमोरी में ले आते हो, ठीक है? अभी मान लो मैं बोलूँ कि आपका प्रोग्राम ये डिस्क थी, डिस्क के अंदर डिस्क के अंदर इस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम पड़ा था, ठीक है? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम वही जो मैंने बताया अभी कंपाइल्ड कोड जो आपका पड़ा है। आपका डिस्क में अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है, बट आप अभी जो कोई भी प्रोग्राम अगर पड़ा हुआ है, वो तब तक वो सीपीयू उस पे काम नहीं कर सकता, जब तक वो एक्चुअल मेमोरी में नहीं आ जाता। मेमोरी का क्या मतलब है यहाँ रैम में नहीं आ जाता, ठीक है? तो ये आपकी यहाँ पे एक्चुअल रैम पड़ी है, ठीक है? तो जब भी आपका जैसे मैंने बताया कि सीपीयू तभी काम कर सकता है जब प्रोग्राम आपका रैम में आ जाए, तो आप डबल क्लिक जब करते हो तो ये आपका प्रोग्राम उठ के रैम के अंदर आ जाता है, ठीक है? ये प्रोग्राम यहाँ पे रैम में आ गया और इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो जब भी कोई प्रोग्राम उठ के रैम के अंदर आ जाएगा, उसको हम प्रोसेस बोल देंगे। तो प्रोग्राम अंडर एग्ज़ीक्यूशन इज़ प्रोसेस।
सो दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय कोडिंग निंजास, इंडियाज लीडिंग कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेजॉन, अडोबी, कॉमवर्ल्ट अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजास को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स जो कि इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको वन ऑन वन डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा। 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया प्रोसेस के बारे में। आगे डिटेल में हम प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि प्रोसेस कैसे बनती है, एक्चुअली ओएस क्या-क्या काम करता है प्रोसेस को बनाते हुए। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने जाना कि प्रोसेस होता क्या है, ओवरव्यू आपको मिल गया, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं थ्रेड क्या होता है। थ्रेड को मैं लाइट वेट प्रोसेस भी बोलता हूँ। ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस। इससे कुछ समझ आ रहा होगा थोड़ा-थोड़ा कि ऐसी प्रोसेस जो थोड़ा-सा कम काम करती हो, वेट उसका कम हो। इसका मतलब क्या है एग्ज़ैक्टली, ये हम अभी जानेंगे। तो यार एक छोटा-सा ना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। प्रोसेस होता है, आपने जो कोड लिखा है पूरा बड़ा, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? हर फंक्शन कुछ अपना काम करता है, पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है वो, एक पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसके अंदर एक छोटा-सा काम, मतलब हर सॉफ्टवेयर, अब एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो छोटे-छोटे स्टेप्स से बना होता है। मतलब जब भी आप कुछ काम दोगे इसमें छोटे-छोटे काम होंगे। कि सबसे पहले वो बेसिकली इनपुट लेता होगा, फिर हो सकता है नेटवर्क से कुछ डेटा लेता हो, डिस्क से कुछ उठाता हो, फिर कुछ प्रोसेसिंग करता हो, कुछ वो प्रोसेसिंग का आपने लॉजिक लिखा हुआ है, वो लॉजिक फिर कुछ-कुछ करेगा, फिर आईओ से कुछ लेगा, ऐसे करके बहुत सारे काम करके तब एक सॉफ्टवेयर पूरा काम कर रहा होता है, ठीक है? तो एक थ्रेड उसके अंदर हो गई, एक छोटा-सा, एक सबसे माइन्यूट काम, सबसे छोटा काम जो कि इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट हो सके, ठीक है? इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट हो सके। स्पेलिंग गलत हो गई है, हीरो ना बने कमेंट में लिख के, ठीक है? इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट करे। अब इंडिपेंडेंटली एग्ज़ीक्यूट करने का क्या एग्ज़ाम्पल है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एक ऐप है आपकी, वो क्या करती है, वो आपकी ऐप यूज़र से कोई डिटेल लेती है, ठीक है? और उस डिटेल को आपको शो करती है डिस्प्ले पे, ठीक है? कुछ-कुछ प्रोसेसिंग करके। और जब आप यूज़र की डिटेल उसको ऐप को देते हो ना, तो वो क्या करती है, आपकी प्रोफ़ाइल पे जाके क्लाउड पे जाके स्टोर भी कर लेती है, ठीक है? क्लाउड पे जाके स्टोर भी कर ली, जैसे नॉर्मली फ़ेसबुक वगैरह पे आपकी प्रोफ़ाइल वगैरह सब स्टोर ही रहती है क्लाउड पे, तो उसी तरीके से बोल रहा हूँ कि क्लाउड पे स्टोर्ड है। तो आप क्या करोगे, आप जब यूज़र इनपुट दे रहे हो और यूज़र इनपुट देने के बाद कुछ-कुछ उसमें काम हो रहा है, वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है आपको, तो मीनव्हाइल उसने जाके क्लाउड पे वो आपकी जो डेटा आप डाल रहे थे वो लिख दिया, वो क्लाउड पे जाके लिख दिया। तो अब जो ये काम हो रहा है क्लाउड पे जाके लिखने का, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूँ कि एक थ्रेड के द्वारा करा लेता हूँ मैं, एक थ्रेड के द्वारा। अभी थ्रेड क्या है? एक प्रोसेस के अंदर ही ना एक सब प्रोसेस है, एक छोटी प्रोसेस है, ठीक है? वो क्या कर रही है? वो एक मेन काम तो चल ही रहा है कि यूज़र से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले पे शो कर देना। बट जो ये एक काम है कि क्लाउड पे जाके भी उस डेटा को लिखना है, ये असिंक्रोनस काम है ये। मतलब ये होता रहे पीछे, मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यूज़र को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ काम हो रहा है पीछे, ठीक है? तो उस प्रोसेस से डायरेक्ट ना करा के उस प्रोसेस को हम 2, मतलब एक प्रोसेस जो है आपकी, उसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक मेन प्रोसेस जो चल ही रही है और ऊपर से एक जो सब टास्क है उसका। जो सब टास्क क्या था? क्लाउड पे लिखने का। तो आपने क्या करा, एक प्रोसेस बनाई, एक सब टास्क बनाया, एक छोटा-सा काम था। ये इंडिपेंडेंट काम था। इंडिपेंडेंट काम का क्या मतलब है यहाँ पे कि इसकी डिपेंडेंसी आपके मेन यूज़र के काम से नहीं है। सिंपल जाके उसके क्लाउड पे जाके उसको सेव करना था। तो ये जो आपका जो एक इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, ये आपने एक थ्रेड से करवा लिया। तो थ्रेड बस एक फैंसी नाम है, एक प्रोसेस के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट एक काम करवाने का एक तरीका है बस, उसको आप थ्रेड बोल रहे हो। इसका एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल आ रहा है दिमाग में कि थ्रेड के क्या और यूज़ केस हो सकता है। अब मान लो आपके पास एक
एग्ज़ाम्पल है आप एक जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर बना रहे हो। तो आपके पास जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है? तो जेपीजी कन्वर्टर क्या है? इमेजेस के एक फॉर्मेट्स हैं, तो आप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो जेपीजी टू पीएनजी। तो अब लेट्स से कि आपके पास जो आपने लॉजिक लिखा है ना इसका, ये आपका लॉजिक है इसका, ठीक है? ये आपका लॉजिक है, जो क्या करता है इनपुट में लेता है एक 100 क्रॉस 100 की इमेज, पिक्सल के टर्म्स में बोल रहा हूँ ये, और आउटपुट करता है एक 100 क्रॉस 100 की एक पिक्सल की एक इमेज जो कि पीएनजी फॉर्मेट में होगी और यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होगी, ठीक है? अब मान लो अब आपके पास इनपुट में जो आपके पास डेटा आया, इनपुट में जो इमेज फाइल है, वो आपके पास मान लो 100 क्रॉस 200 की है, यानी इसकी विड्थ 100 है और हाइट 200 है। अब आपका जो लॉजिक है वो तो 100 क्रॉस 100 ही लेगा और आउटपुट 100 क्रॉस 100 ही करेगा, ठीक है? तो ये आपकी एक लिमिटेशन हो गई कि आप तो 100 क्रॉस 100 ही एक बारी में ले पाओगे, 100 हाइट की ही ले पाओगे एक बारी में, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ इस काम को कराना। इस काम को कराने का मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं सीक्वेंशियली काम करा लूँ। सीक्वेंशियली का मतलब क्या है? सीक्वेंशियली का मतलब है ये आपके पास इमेज है, ठीक है? आपने इस 2 पार्ट्स में ब्रेक किया और ये आपका एक लॉजिक था, जिसको मैं लॉजिक बोल रहा हूँ आपका, जो आपने बेसिकली प्रोग्राम लिखा है। जो आपका प्रोग्राम होगा वो मान लो ये इसका पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम करेगा कि ए पार्ट को पहले लेगा, ठीक है? और इसकी आउटपुट करेगा ए 1 मान लो। फिर बी पार्ट को लेगा, तो उसकी आउटपुट करेगा बी 1। फिर आप ए 1 और बी 1 को कॉन्कैटिनेट करोगे, ठीक है? मतलब जोड़ दोगे आपस में। तो A1 B1 पहले आपने A को लिया, फिर B को लिया, A वाले पार्ट को 100 क्रॉस 100 को आपने पहले पहली आइटरेशन में इसको करा, दूसरे आइटरेशन में इसको करा, फिर उसके बाद आपने इनको जोड़ दिया, ठीक है? ये आपका प्रोसेस होगी। तो अब इसमें देखो, ये सीक्वेंशियली काम हो रहा है। पहले A होगा, फिर B होगा, फिर आप A होगा तो पहले आपको A मिलेगा, आप जब तक उसको सेव करके रखोगे, फिर B मिलेगा, आप B को सेव करोगे, फिर दोनों को कॉन्कैटिनेट करोगे, ठीक है? तो ये आपका एक तरीका हो गया, आप इसमें सीक्वेंशियली काम हो रहा है। बट आपका जो ये लॉजिक है ना, जो आप 100 क्रॉस 100 इमेज को लेके, इमेज के जेपीजी फॉर्मेट को लेके पीएनजी में जो कन्वर्ट करता है, ये लॉजिक आपका एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है, एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम है। क्या कैसे? इसकी कहीं और डिपेंडेंसी नहीं है। ये सिंपली क्या करता है, एक डेटा को लेता है, ठीक है? 100 क्रॉस 100 और 100 क्रॉस 100 को आउटपुट कर देता है पीएनजी में करके। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक सीक्वेंशियली ना करूँ मैं इसको, सीक्वेंशियली ना करूँ। मैं चाहता हूँ ये असिंक्रोनसली हो जाए। असिंक्रोनसली मतलब साथ में हो जाए दोनों। किसी तरीके से ना दोनों साथ में हो जाए, क्योंकि इसकी इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, ए की बी पे डिपेंडेंसी नहीं है, बी की ए पे डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों किस तरह ना साथ में हो जाए, पैरेलली एग्ज़ीक्यूट हो जाए। तो ये कराने का तरीका है मल्टी-थ्रेडिंग। क्या? मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी प्रोसेस है, ठीक है? ये जो प्रोसेस होगी, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, इसको मान लो मैं T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ, यानी कि पहली थ्रेड, दूसरी थ्रेड। अब थ्रेड जो है ना, आपकी एक लाइट वेट प्रोसेस ही है, ठीक है? एक प्रोसेस का पार्ट ही है, ये मान लो। तो T1, T2 प्रोसेस मैंने ले ली, ठीक है? T1, T2 प्रोसेस नहीं, T1, T2 लाइट वेट प्रोसेस, जिसको मैं थ्रेड बोल रहा हूँ, T1, T2 थ्रेड मैंने ले ली। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा A पार्ट था और ये B पार्ट था, मैं अपने कोड में क्या लिखूँगा कि भाई ये जो ए पार्ट है, इसको T1 थ्रेड को दे दे, ये T2 थ्रेड को दे दे। T1 भी उसी लॉजिक का यूज़ करेगा, जो कन्वर्ट करेगा उसको, इमेज को। T2 भी उसी लॉजिक का यूज़ करेगा, जो कि कन्वर्ट करेगा इमेज को, या फिर मुझे ये A1 दे देगा, ये B1 दे देगा। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कुछ नहीं हो रहा, आपने क्या करा, एक प्रोसेस को ब्रेक किया T1, T2 2 थ्रेड्स में ब्रेक कर, क्योंकि वो दोनों एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन था, दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? कोई मतलब आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। तो T1 ने उठाया A को और काम करके इधर दे दिया, T2 ने उठाया B को और काम करके इधर दे दिया, आपस में इनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, ठीक है? और ये आपको ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होके मिल गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे टाइम कितना लगना था, मान लो एक 100 को 100 को करने में मान लो 10 सेकंड्स लगने थे, तो इस पर जब सीक्वेंशियली जा रहा था तो 10 + 10 20 सेकंड्स में काम होता। अब यहाँ पे कितने टाइम में 10 + 10 नहीं होगा यहाँ पे,
यहाँ पे दोनों ही 10 सेकंड में हो जाएँगे, पैरेलली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब आपने मल्टी थ्रेडिंग करके अपने कोड को फ़ास्ट कर लिया, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? फ़ास्ट कर लिया आपने अपना। अब फ़ास्ट करने से क्या हो गया, आपका जल्दी से काम हो गया है। अब मैं बोलूँगा कि मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, हर सीपीयू में हो नहीं पाएगा। जो भी हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग इस टाइप के जो सिस्टम थे, उसके अंदर सीपीयू होता था 1, ठीक है? एक ही सीपीयू के अंदर हम काम कर रहे थे। तो अब आप सोच के देखो कि क्या ये एक ही सीपीयू के अंदर हो सकता है? क्या ये एक ही सीपीयू के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो पैरेलली एग्ज़ीक्यूट होने थे। तो एक सीपीयू आइडियली एक सीपीयू इसे उठाएगा, दूसरा सीपीयू इसे उठाएगा। हाँ, हमें पता है कि हम एक सीपीयू तो एक प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करता था, बट ये एक प्रोसेस ही है एक टाइप से, लाइट वेट प्रोसेस है। तो यहाँ हम एक सीपीयू को ये देते T1 T1 थ्रेड एक सीपीयू के द्वारा एग्ज़ीक्यूट हो रही होती है सीपीयू 1, T2 थ्रेड सीपीयू 2 के द्वारा एग्ज़ीक्यूट होएगी। इस तरीके से काम चलेगा यहाँ पे, बट जहाँ पे सिंगल सीपीयू होगा, वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग जो होगी, वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में कोई हमें गेन नहीं मिलेगा। मल्टी थ्रेडिंग कर तो लोगे आप, मल्टी थ्रेडिंग का कोड तो आप लिख दोगे, बट क्योंकि दूसरा सीपीयू अवेलेबल ही नहीं है, तो काम सीक्वेंशियली ही होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे ये किस सिस्टम में मतलब हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, इस सिस्टम में जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट होगा। मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सीपीयू यानी कि ज़्यादा सीपीयू होंगे। तो आजकल के जो आपके सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ही होते हैं, सीपीयू ज़्यादा होते हैं उसमें, ठीक है? तो मल्टी थ्रेडिंग का वहाँ बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो यही था कुछ मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की मैंने, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग में अब हम देखें तो एक चीज़ होती है कि मल्टी थ्रेडिंग तो हमने समझ लिया। अब मैं ऊपर-ऊपर से बोलूँ तो आपके पास प्रोसेस है एक ही प्रोसेस है। इसको आपने मल्टीपल पार्ट्स में मतलब आपने क्या करा, एक प्रोसेस होता है इसके अंदर मान लो एक काम था टास्क ए, ये था मान लो टास्क बी, ये था टास्क सी। अब ये इंडिपेंडेंटली मान लो काम करते हैं ये टास्क। तो आपने इनको 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया T1, T2, T3, ठीक है? तो अगर आप सोचो कि एक प्रोसेस जो होती है, ठीक है? उसका मतलब एक चाइल्ड टाइप हुआ, जो थ्रेड्स होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एक प्रोसेस अगर जो मेमोरी ब्लॉक या फिर मेमोरी या रिसोर्सेज़ जो यूज़ कर रहे होंगे, वही ये थ्रेड्स भी यूज़ कर रहे होंगे। इसका क्या मतलब है कि मान लो एक प्रोसेस को आपने जो आपकी पूरी मेमोरी थी, उसका इतना पार्ट दिया हुआ था, ठीक है? इतना पार्ट दिया हुआ था। तो इतने ही पार्ट में ये T1, T2, T3 काम कर रहे होंगे, इसी पार्ट में, ठीक है? और कोई और प्रोसेस होगी, उसको मान लो ओएस ने इतना पार्ट दिया हुआ था, हमने पढ़ा था कि ओएस आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो 2 प्रोसेस के बीच में आइसोलेशंस होगी, तो थ्रेड्स के बीच में आइसोलेशन नहीं होंगी। 2 थ्रेड्स तो उसी प्रोसेस का ही पार्ट है, उसके बीच में आइसोलेशन का क्या मतलब है? ठीक है? हो सकता है एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के कुछ काम को यूज़ भी कर रही हो बाद में, ठीक है? तो जो आइसोलेशन मेमोरी प्रोटेक्शन का जो काम हमने पढ़ा था ओएस का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हम, क्योंकि जो थ्रेड्स हैं वो प्रोसेस का ही पार्ट है। ये आपने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया, तो यही आपका मल्टी थ्रेडिंग है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में प्रोसेस मैनेजमेंट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बट अभी हम आ जाते हैं कि इंटरव्यूअर के बड़े फेवरेट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिफरेंस बता दो। ठीक है? अब इंटरव्यूअर को पता है इन दोनों कांसेप्ट में ना बड़े लोग बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई इनके बीच का डिफरेंस बताओ एक बार, क्या होता है? ठीक है? अब मैं बोलूँ कि इनके बीच के डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट ये है कि मल्टीटास्किंग जो एक मैं बोलूँ एक कांसेप्ट है ना, वो 2 प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में है। बहुत सारी जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बहुत सारी प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या कर रही हैं? प्रोसेस आपस में टाइम शेयरिंग कर रही हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रही हैं एक सीपीयू के अराउंड, राइट? तो मल्टीटास्किंग कुछ इस तरीके से काम करता है कि उसके अंदर मोर देन 1 प्रोसेसेस का कांसेप्ट है ये, है ना? मतलब एक सीपीयू है आपके पास, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, उनको आप शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है? टाइम शेयरिंग करके, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके। अब यहाँ मल्टी-थ्रेडिंग में क्या है, यहाँ पे मोर देन 1 थ्रेड्स का कांसेप्ट है। मोर देन 1 थ्रेड्स का मतलब एक ही प्रोसेस है, उसकी बहुत सारी थ्रेड्स हैं। एक ही प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हैं, आप उनको शेड्यूल कर रहे हो।
अब मैं बोलूँ कि जो एक जिसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज़ होते हैं, तो मल्टीपल सीपीयूज़ के अंदर क्या होता है? चलो मल्टीपल सीपीयूज़ की बात ना करें, अगर एक ही सीपीयू माने और बहुत सारी प्रोसेस माने, तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, टाइम शेयरिंग होगी। अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, जिसमें कि हालाँकि गेन तो नहीं मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी थ्रेड्स हैं बट एक ही सीपीयू है, वहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। एक ही प्रोसेस की बहुत सारी थ्रेड्स आपस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रही होंगी। समझ रहे हो? बहुत सारी थ्रेड्स हैं, कभी पहली थ्रेड काम करेगी, फिर दूसरी थ्रेड काम करेगी, तीसरी थ्रेड करेंगे और ये एक ही प्रोसेस की थ्रेड है। हालाँकि इसमें कोई गेन नहीं मिलेगा। गेन मल्टी-थ्रेडिंग में तभी मिलता है जब एक से ज़्यादा आपके सीपीयूज़ हों, ठीक है? सीपीयूज़ बोल सकता हूँ, कोर्स बोल सकता हूँ, कोर्स भी लॉजिकल सीपीयूज़ ही होते हैं। एक से ज़्यादा सीपीयूज़ हो तभी फ़ायदा है, ठीक है? तो ये कांसेप्ट ही दोनों अलग-अलग हैं, एक मल्टीटास्किंग प्रोसेसेस के बीच में, ये थ्रेड्स के बीच में। दूसरा अगर मैं आऊँ, दूसरा पॉइंट इसमें हमारा है कि आपकी जो मल्टीटास्किंग होती है, क्योंकि विदिन प्रोसेसेस होती है, 2 एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच में होती है, तो यहाँ पर आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन का कांसेप्ट होता है। ठीक है? यहाँ पर ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं होता, नो आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आइसोलेशन नहीं है, जो एक प्रोसेस होती थी, एक प्रोसेस एक सेपरेट एंटिटी की तरह चलती थी। मेमोरी के अंदर उसकी अलग मेमोरी ब्लॉक होता था। ओएस इसको इंश्योर करता था कि अलग मेमोरी ब्लॉक हो, दूसरी प्रोसेस का अलग मेमोरी ब्लॉक हो, इंडिपेंडेंटली मेमोरी उसकी एलोकेटेड हो और वो काम करे। बट एक मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्योंकि थ्रेड एक प्रोसेस का ही पार्ट है, क्योंकि थ्रेड एक प्रोसेस का ही पार्ट है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक ही थ्रेड जो मोर देन 1 थ्रेड्स हैं, वो एक ही मेमोरी के ब्लॉक को यूज़ कर रही होंगी। क्योंकि जो ओएस ने एक प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट किया होगा, जितना मेमोरी का एरिया एलोकेट किया होगा, थ्रेड्स उसी में काम करेंगी। इसका अगर मैं एक छोटा बढ़िया सा डायग्राम बनाऊँ, तो ये आपकी मान लो मेमोरी है। तो प्रोसेसेस जो होंगी, वो इस तरीके से अलग-अलग उनकी एलोकेशन होगी। ये P1 प्रोसेस को मिला हुआ है, ये P2 प्रोसेस को मिला हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे P1 पे ही देखूँ, तो जो T1, T2 थ्रेड्स हैं, वो P2 वाले एरिया में ही काम कर रही होंगी, ठीक है? वो इसी एरिया में काम कर रही होंगी। तो ये हो गया कि कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं है। मेमोरी क्योंकि मेमोरी का एरिया भी सेम यूज़ कर रहे होंगे, तो रिसोर्सेज़ भी सेम ही यूज़ कर रहे होंगे। कोई अदर रिसोर्सेज़ अगर इनको एलोकेटेड है, एक प्रोसेस को रिसोर्सेज़ क्योंकि ओएस एलोकेट करता है, वो रिसोर्सेज़ भी मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड्स आपस में शेयर कर रही होंगी क्योंकि थ्रेड्स प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है? तीसरा पार्ट है कि इसके अंदर जो आपका मल्टीटास्किंग होता है, इसके अंदर प्रोसेसेज़ जो होती हैं, वो शेड्यूल होती हैं। ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है थ्रेड शेड्यूल होती है। इसका क्या मतलब है कि मल्टीटास्किंग के अंदर जो सीपीयूज़ को जो है प्रोसेस शेड्यूल होंगी। एक प्रोसेस जाएगी कि सीपीयू 1 तू ये P1 प्रोसेस कर, सीपीयू 2 तू P2 प्रोसेस कर। यहाँ पे थ्रेड्स प्रोसेस होंगी। एक विदिन जो प्रोसेस है उसके जो मल्टीपल थ्रेड्स बना रखी है हमने T1 T2 प्रोसेस जो थ्रेड्स होंगी वो शेड्यूल होगी। T1 थ्रेड टू सीपीयू 1 के पास चले जा, T2 थ्रेड टू सीपीयू 2 के पास चले जा। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं कुछ मल्टी थ्रेडिंग के और मल्टीटास्किंग के, ठीक है? आई होप आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इसकी कि थ्रेड्स क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होती हैं, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग में फ़र्क क्या होता है। इंटरव्यू इस पे थोड़ा और ऐड ऑन करके आपसे पूछ सकता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या फ़र्क होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग आपने अच्छे से पढ़ा लास्ट लेक्चर में, ठीक है? आप उसमें डिफरेंसेस बता सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं तो वो पूछ सकता है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है? इस तरीके से आपसे ऐड ऑन करके आपसे इन चीज़ों पे पूछ सकता है, सबसे आपको इन सब की क्लैरिटी है कि नहीं? तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। तो चलिए यार नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं। आपके लिए बहुत ही प्यारे नोट्स हमने फिर से बना दिए लेक्चर नंबर 3 के। इसमें मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग का हमने मेनली डिस्कशन किया है। इसमें जो सबसे पहले हमने सीखा प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें जो कि किसी स्पेसिफिक जॉब को एग्जीक्यूट करते हैं। और ये कहाँ पर लिखा होता है बेसिकली, ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है बेसिकली, ये डिस्क में स्टोर होता है, ये डिस्क में स्टोर होता है। जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो तब ये प्रोसेस बनता है और उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रोसेस के डेफिनेशन में हमने लिख दिया प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ये रैम के अंदर रिसाइड करता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब आते हैं थ्रेड पे। थ्रेड के लिए भी हमने काफ़ी सारे बेसिकली पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यूज़ में। सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन ए प्रोसेस, एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया।
लाइट वेट प्रोसेस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये क्यों यूज़ होता है, इसका सबसे बड़ा काम, सबसे मेजर बेनिफिट यही है कि हम पैरेललिज्म अचीव करना चाहते हैं एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। मल्टीपल टैब्स इन ए ब्राउज़र, इसका एग्जांपल को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जब आप एक गूगल क्रोम खोलते हो, जैसे गूगल क्रोम खोलने के बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले एक टैब आपको दिखता है। जब एक टैब होता है आप उस पर कुछ, मान लो आपने फेसबुक खोल लिया, अब फिर क्लिक करते हो टैब पे, न्यू टैब खुल जाता है। तो न्यू टैब भी पिछले टैब जैसा ही होता है। फिर आप उस पर गूगल, बेसिकली google.com या कुछ ट्विटर खोल लोगे, कोई और खोल लोगे, ऐसे आप बहुत सारे टैब्स ओपन कर लेते हो। तो बेसिकली टैब के लिए जो कोड है जो डेवलपर ने लिखा होगा वो तो एक ही लिखा होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, एक एक थ्रेड शूट करे जा रहे हैं, हर थ्रेड को कोड एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं और नए नए टैब्स बने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम थ्रेड्स का, मल्टी थ्रेडिंग का। एक और एग्जांपल जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जो समझने में भी काफ़ी ईजी है, वो है टेक्स्ट एडिटर का। इसको मैं बताना चाहूँ तो जब आप टेक्स्ट एडिटर खोलते हो कोई भी, ठीक है, नोटपैड या फिर कोई एडवांस टेक्स्ट एडिटर की बात करूँ तो मान लो वर्ड ही है। जब वर्ड पे टाइप करने की कोशिश करते हो, टाइप करते 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 टाइप तो आपके जो लेटर्स हैं, जो आप कीबोर्ड पे कीज प्रेस कर रहे हो, उससे वो इनपुट तो ले ही रहा है। साथ ही साथ में आप देखोगे कि वो बेसिकली स्पेलिंग चेक्स, टाइप चेक्स, फॉर्मेटिंग, ये सब कर रहा होता है। तो ऐसा, अब ये सारी ना अलग अलग टास्क हैं, सब टास्क हैं। ये राइटिंग की जो पूरी प्रोसेस है इसकी सब टास्क हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये सारी ना डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड को दी गई होती हैं, ठीक है। जैसे आप जो एक्चुअल टाइपिंग कर रहे हो वो एक थ्रेड कर रही होगी, स्पेलिंग चेकिंग एक थ्रेड कर रही होगी, फॉर्मेटिंग एक थ्रेड कर रही होगी, और जो बैकग्राउंड में ऑटो सेव चल रहा होता है वो भी एक थ्रेड के थ्रू ही होता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है कॉन्करेंटली। तो मैं बोलूँ ये सारे डिफरेंट एक ही प्रोसेस के कुछ सब टास्क हैं जो कि अलग अलग थ्रेड के द्वारा करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया बढ़िया से कि एक बढ़िया सा टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा बोलना चाहूँ कि अगर मान लो मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे नहीं होता, ये एक ही प्रोसेस से करा रहे थे, तो पता है कैसा दिखता। तो ऐसा होता, आप सबसे पहले आप मान लो कुछ लिखते, अपना नाम लिखते, माई नेम इज़ लक्ष्य, ऐसे लिखते। तो एक बारी में, क्योंकि प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, कोई मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, तो माई नेम इज़ लक्ष्य ही लिखा जा रहा है। जो बाकी के टास्क हैं, स्पेलिंग चेकिंग, फॉर्मेटिंग, ये सब चल ही नहीं रही है। फिर आप जैसे ही माय नेम इज लक्ष्य लिख दोगे, उसके बाद आप जल्दी जल्दी वही वाली प्रोसेस जो है सीक्वेंशियली इन काम को कर रही होगी। कैसे, पहले उसने टाइप करवाया पहला टास्क, फिर दूसरा टास्क उसने स्पेलिंग चेक करी, तीसरा टास्क उसने फॉर्मेटिंग करी, चौथा टास्क उसने सेव किया। तो अब ये सारे काम अगर एक ही प्रोसेस सीक्वेंशियली कर रही होगी तो क्या होगा, जब तक ये चारों काम नहीं हो जाते आप दूसरी बार टाइपिंग पे वापस से आ नहीं सकते, राइट। तो देख लिया कितना बढ़िया एग्जांपल दिया आपको मल्टी थ्रेडिंग क्यों ज़रूरी है इसके लिए। अब जो हमने इस बेसिकली वीडियो में मेन पढ़ा वो था हमारा मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग। तो इसको भी कुछ समराइज़ किया गया है कि मल्टी टास्किंग होता है एक टास्क को स्विच करते रहना साइमल्टेनियसली CPU पे, ठीक है। टास्क यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्रोसेस को कुछ लाइट वेट प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया गया है। वो जो लाइट वेट प्रोसेसेस जो काम करेंगी वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होगा एक वर्क फ्लो का, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मल्टी थ्रेडिंग बोल रहे हैं। दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं वो कंटेक्स्ट स्विच हो रही हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स कंटेक्स्ट स्विच हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसेस, मल्टीटास्किंग में प्रोसेसेस हो रही हैं, यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड्स हो रही हैं। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग में जैसा हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ CPU 1 होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग में नंबर ऑफ CPU 1 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आपसे कोई पूछे कि मल्टी थ्रेडिंग में कितने नंबर ऑफ CPU चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसका जवाब क्या दोगे? इसका जवाब होगा कि जितनी थ्रेड्स मेरा हार्डवेयर सपोर्ट कर सकता है मैं उतनी मल्टी थ्रेडिंग अपने कोड में करूँगा। इसका मतलब हार्डवेयर मान लो आपके पास है और हार्डवेयर के अंदर जो CPU है, CPU के अंदर जो कोर्स हैं वो कोर्स मान लो एक ही है बस, यानी कि एक CPU है, एक टास्क एक बारी में एग्जीक्यूट कर सकता है वो, ठीक है। उस पर हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, वो अलाउड है। तो इसमें क्या होगा, आप मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिख तो दोगे, आपने अपना कोड लिखा और उसको 2 थ्रेड्स में डिवाइड कर रहा हुआ है उनके टास्क को, तो 2 थ्रेड में आपने डिवाइड तो कर दिया, लॉजिकली आपने कोड ऐसा लिख दिया, बट क्या ये एक्चुअली आपको गेन दे पाएगा? जैसे हमने डिस्कस किया, CPUs नंबर ऑफ CPUs ज़्यादा होने चाहिए इस केस में, क्योंकि एक CPU एक थ्रेड को उठाएगा और काम करेगा और दूसरा CPU दूसरे थ्रेड को उठाएगा और काम करेगा, तभी एक्चुअल गेम में आएगा।
अगर यहीं पे इस थ्रेड्स के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग होने लग गई तो हमें कोई गेन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर एक ही सीपीयू हुआ, ठीक है, और 2 थ्रेड्स हुई तो वो आपस में ही कंटेक्स्ट स्विच करती रह जाएंगी, तो हमें मल्टी थ्रेडिंग का कोई गेन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोड चल जाएगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट जो एक्चुअल जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी है, हार्डवेयर के अंदर मान लो 4 कोर्स हैं, 4 कोर का मतलब 4 सीपीयूज हैं, लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, तो मैं 4 थ्रेड्स में डिवाइड कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम को। मतलब ये अलाउड है, ये मैं एक अच्छा बेसिकली कोडिंग प्रैक्टिस बोलूँगा कि मैं जितने कोर्स हैं मेरे उतने ही मैं थ्रेड्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया है कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के बहुत सारी थ्रेडिंग कर दो। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अब मैं किसी को बोलूँ कि मल्टी थ्रेडिंग अगर इतना ही बढ़िया कंसेप्ट है, इतना ही बढ़िया कंसेप्ट है, तो मैं क्यों ना एक प्रोसेस को 1 लाख 2 लाख 3 लाख थ्रेड्स में डिवाइड कर दूँ। इसका भी आंसर सेम ही होगा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख में आप डिवाइड तो कर दोगे, कोड एग्जीक्यूट तो कर देगा, बट क्या उतने कोर्स हैं आपके पास? अभी मैं देखूं जो हमारे पास अभी लेटेस्ट मैकबुक आया था, मैकबुक एयर, उसके अंदर भी 8 कोर्स हैं बस, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली नंबर ऑफ कोर्स जितने होंगे उस हिसाब से हमें थ्रेड्स को बेसिकली अपने कोड को डिज़ाइन करना चाहिए, उतने थ्रेड शूट करने चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गया एक डिफरेंस। और एक और है कि आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन जो होता है, ये कंसेप्ट जो है वो मल्टीटास्किंग में होता है, क्योंकि यहाँ 2 प्रोसेस हो रही होती है अलग अलग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। मल्टी थ्रेडिंग में तो एक ही प्रोसेस के पार्ट हैं, तो वो आपस में उसी प्रोसेस के रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्स एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग में। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, बेसिकली शेड्यूलिंग होती है प्रोसेस की, एक सीपीयू पे डिफरेंट जॉब शेड्यूल होती हैं, पहले P1 चलेगी फिर P2 चलेगी, इस टाइप से। ऐसी थ्रेड्स की शेड्यूलिंग कैसे होती है? तो थ्रेड्स भी इसी तरीके से शेड्यूल होती हैं। ओएस इसकी शेड्यूलिंग करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी। तो जब मैं एक प्रोसेस शूट करता हूँ, ये प्रोसेस है, ठीक है, P1 बोल देता हूँ मैं इसको, P1 प्रोसेस है हमारी, इसकी मैंने T1 T2 थ्रेड बनाई। अब मैं ये बोलता हूँ जब भी मैं थ्रेड्स को बेसिकली स्पॉन कर रहा होता हूँ, थ्रेड्स को स्पॉन टर्म यूज होती है, थ्रेड स्पॉन। जब मैं थ्रेड को स्पॉन कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ कि T1 की हायर प्रायोरिटी है या T2 की हायर प्रायोरिटी है। मैं भी बोल सकता हूँ दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो फिर डिफ़ॉल्ट बेसिकली जो भी लिखा होगा उस तरीके से काम होगा। तो अगर T1 की हायर प्रायोरिटी है तो बेसिकली T1 को ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास बेसिकली उस P1 प्रोसेस से रिलेटेड CPU का कुछ टाइम एलोकेटेड है कि भाई CPU थोड़ी थोड़ी देर में P1 को एग्जीक्यूट करने आता है। ठीक है, अब P1 के अंदर भी 2 थ्रेड्स हैं, T1 एंड T2। अब T1 एंड T2 में से सबसे ज़्यादा टाइम किसको मिलेगा? जिसकी बेसिकली प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो T1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ये चीज़ मतलब थ्रेड्स जो हैं वो शेड्यूल होती हैं एक प्रोसेस की। तो मैंने यहाँ प्रॉपरली लिख दिया है कि इवन थ्रू द थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग विद इन द रन टाइम, ऑल थ्रेड्स आर असाइंड प्रोसेसर टाइम स्लाइसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, गॉड फादर तो यहाँ पे यही है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस क्या है थ्रेड्स की कंटेक्स्ट स्विचिंग में और प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग में, क्या डिफरेंस है? तो थ्रेड्स की कंटेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये एंटायरली डिफरेंट है कंसेप्ट। कैसे? जो थ्रेड्स की कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, बेसिकली देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग हमने पढ़ा क्या होता है, हमें करंट स्टेट को सेव करना है और जो दूसरी थ्रेड या प्रोसेस है उसके स्टेट को रिस्टोर करना है, राइट। सेम काम होता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली सेम प्रोसेस की थ्रेड्स को स्विच कर रहे होते हैं, उनके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग चल रही होती है। यहाँ पे प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस हो रही होती है कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बेसिक सा है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो थ्रेड होती है, क्योंकि थ्रेड एक प्रोसेस का ही पार्ट है, तो जब उसकी कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, क्या मेमोरी स्पेस स्विच होगा? मेमोरी स्पेस मतलब जिस मेमोरी में, जिस रैम के एरिया में वो पर्टिकुलर प्रोसेस काम कर रही थी, जिन एड्रेसेस पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस काम कर रही थी, क्या वो चेंज होगा? हमने अभी वीडियो में देखा था कि जब 2 थ्रेड्स होती हैं एक प्रोसेस की, वो एक ही मेमोरी एरिया को यूज़ कर रही होती हैं, तो यहाँ पर स्विचिंग ऑफ एड्रेस स्पेस नहीं होगा। बाकी सब होगा, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर और स्टैक इंक्लूड जो ये सब होंगे, बट मेमोरी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली होगा प्रोसेस के अंदर, क्योंकि
आइसोलेशन और मेमोरी प्रोटेक्शन की वजह से 2 अलग-अलग प्रोसेस जो होती हैं उनको अलग-अलग मेमोरी ब्लॉक्स दिए जाते हैं ओएस के द्वारा। अब देखो क्योंकि थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर मेमोरी एड्रेस स्पेस स्विच नहीं हो रहा है, तो इस केस में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है वो फास्ट होगी। एक काम जो सबसे बड़ा काम था मेमोरी का कंटेक्स्ट स्विच करना, मेमोरी वाला काम जो है ये काफ़ी हैवी टास्क था, इसी को मैंने रिमूव कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फास्ट स्विचिंग होगी? हाँ होगी। इसमें कंपैरेटिवली इसमें कंपैरेटिवली स्लो स्विचिंग होगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि अब एक चीज़ होती है कैशे। कैशे क्या होती है भैया? कैशे के बारे में ना बेसिकली इलेबोरेटली बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कैशे होता है क्या, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस पूरे करने थे। कैश होता है कि अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सीपीयू किसी मेमोरी एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, सीपीयू किसी मेमोरी एरिया में काम कर रहा है, ये मेमोरी है आपकी। ठीक है, अब सीपीयू जो है, मान लो मैं बोल देता हूँ मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा है कि सीपीयू ना कुछ पर्टिकुलर कोड को बार बार रेफर करता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को। मान लो एक हैश टेबल है, हैश टेबल को बार बार रेफर कर रहा है, मान लो पूरे कोड में हैश टेबल रेफर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं करूँगा, बेसिकली ओएस क्या करेगा, उस हैश टेबल को उठा के एक कैशे में डाल देगा। कैशे एक अलग से स्टोरेज होती है, जैसे मेमोरी होती है हमारी, ऐसी एक अलग से स्टोरेज होती है, फिजिकल स्टोरेज होती है। उसको उठा के मैं कैशे में डाल दूंगा। तो क्या होगा, इससे ना मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा कि कैशे क्योंकि मेमोरी से भी फास्ट होती है, जो कैशे होती है, कैशे की स्पेस जो होती है वो बेसिकली फास्टर होती है रैम से भी। तो मेरा जो एक्सेस है ना वो तेज़ हो जाएगा, यानी कि हैश टेबल में बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करने लग जाऊंगा। तो इससे मेरी प्रोसेस जो है ओवरऑल फास्ट हो जाएगी। तो ये मैंने क्यों बताया, वो इसलिए कि जब थ्रेड स्विच हो रही होती है, अब नहीं, ये मैंने क्यों बताया, इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि कैशे जो है वो एक प्रोसेस की, जो कैशे का एरिया होता है वो एक ही होता है। यानी कि कोई दूसरी प्रोसेस आएगी तो मुझे पहले से जो आइटम पड़ा था कैशे के अंदर उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड कैशे पड़ी थी वहाँ, वो हैश टेबल उस प्रोग्राम में ही काम करता था। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है हैश टेबल यूज ही ना करता हो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कंटेक्स्ट स्विचिंग जब थ्रेड में होती है तो सीपीयू कैशे स्टेट जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। इसका मतलब क्योंकि वो सेम प्रोसेस है तो मैं कैशे को फ्लश नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हो सकता है दूसरी थ्रेड उसको यूज़ करे, क्योंकि मेमोरी एरिया तो सेम है, एक ही प्रोसेस का ही तो पार्ट है। तो वो प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, सीपीयू के कैशे स्टेट को हम फ्लश कर देते हैं। रीज़न आपको बता ही दिया है क्यों फ्लश कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर एरिया मेमोरी का वो हैश टेबल वो प्रोसेस यूज़ ना करे, नहीं कर रही होगी, क्योंकि दूसरी प्रोसेस को थोड़ा ना पता है पहली प्रोसेस में क्या लिखा था। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब यार हो सकता है कि थ्रेड वाला जो पार्ट है वो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि मुझे जब मैं भी पढ़ रहा था, सबसे पहले जब मैंने कॉलेज टाइम पर पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी थ्रेड्स को समझने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा और वेट करो, आप समझने की पूरी कोशिश करो। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बढ़िया से बताया जाए, पर थोड़ा सा और वेट करो, क्योंकि जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो थ्रेड्स को फिर से हम एक बार रेफ़र करेंगे, और जब दूसरी बार चीज़ रेफ़र होती है ना तो और अच्छे से समझ आती है। तो बढ़िया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्यूशन दे देते हैं, उसके बाद जब एक्चुअली पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा और अच्छे से समझ आएगा। और ये जो थ्रेड वाला कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो ये थी हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 3। पूरी कोशिश करी गई आपको इनके बीच में डिफरेंसेस बताने की और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव देने की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।